दिल्ली के सीमापुरी के बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी अवनी बेहद सुंदर और समझदार लड़की थी, जिस वजह से कई लोग उसे तरस भरी निगाहों से और कई लोग उसकी खूबसूरती के चलते उसे गलत निगाहों से देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन अवनी अपनी माँ के साथ बड़े बाजार से घर आ रही होती है। तभी एक दुकान की तरफ देखते हुए अवनी बोलती है, माँ माँ देखो ना, वो वाली राखी कितनी सुंदर है और कितने प्यारे मोती लगे हैं उसमें। पर बेटा तू क्या करेगी, तेरा तो कोई भाई भी नहीं है, जो था उसे भी भगवान ने हमसे दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ना बेटी, इसमें तेरी क्या गलती है, वो वक्त ही मनहूस था। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। मीनू का 3 साल का रितेश नाम का बेटा था और वह फिर से गर्भवती थी। एक दिन मीनू पीने का पानी भरने के लिए घर से थोड़ा दूर जाती है और इसी बीच रितेश खेलते हुए घर से दूर निकल जाता है और लापता हो जाता है। लाख कोशिशें करने के बाद भी मीनू को रितेश नहीं मिलता है। बेटा न जाने तेरा भाई कहाँ है, कैसा है, वो है भी या नहीं। काश आजू तेरे साथ होता तो इस गरीबी में हमारा साथ देता, तेरे हाथ पीले करता। हर साल बेटा तुझे उसके नाम की राखी मंदिर में ना रखनी पड़ती, तू अपने भाई की कलाई पर राखी सजाती और वो तेरी रक्षा का वचन देता। बेटा माँ दिल छोटा मत करो, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। भैया जहाँ होंगे सही सलामत होंगे और मेरा दिल कहता है कि वो इसी जन्म हमें फिर मिलेंगे। फिर मैंने जितनी राखी उनके नाम की रखी है ना, सारी कलाई पर सजा दूंगी। चलो माँ अब घर चलते हैं। अपनी माँ को समझा बुझा कर अवनी घर ले आती है और खाना खिलाकर सुला देती है, जिसके बाद वह खुद से कहती है, भैया आप कहाँ हो, देखो ना माँ आपको कितना याद करती है और मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। हे भगवान, इस गरीब बेटी की फरियाद सुन लो। इस रक्षाबंधन उसका भाई उसे लौटा दो, उसके परिवार को उसे वापस कर दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। भैया घर आ जाओ, लौट आओ ना। ऐसे ही रितेश को याद करते हुए अवनी सो जाती है। वक्त गुजरता जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। हर तरफ सुंदर कपड़े, राखियां, तोहफों से दुकानें, मोहल्ले और बाजार सज जाते हैं। अब एक शाम अवनी हाथों में कुछ सब्जियां लिए घर की तरफ आ रही होती है कि तभी 2 बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। डर के मारे अवनी के हाथ से सारी सब्जियां गिर जाती है। उन गुंडों में से एक अवनी का दुपट्टा खींचने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक लड़का उसे पीछे से जोर से लात मारता है और बोलता है, ए छिछोरे सालों, लड़की का दुपट्टा उतारते हो, साड़ी बनाकर पहनोगे इसको। तुम लोग ना बातों से मानते हो ना लातों से। अब चलो रेडी सेडी और गो। इतना कहकर वो लड़का उन गुंडों को उल्टा सीधा करके उनकी अच्छे से मरम्मत करता है और उनको वहां से भगा देता है, जिसके बाद अवनी को उसका दुपट्टा वापस देता है। मारपीट के बीच थोड़ी सी चोट उस लड़के को भी लग जाती है। तभी अवनी बोलती है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको तो चोट लग गई। कोई बात नहीं छोटी, इतनी तो लगती रहती है अपने को। आप चलो मेरे साथ घर पे, मैं आपको मलहम पट्टी कर देती हूँ। अरे नी रे छोटी, मैं ठीक हूँ, तू जा अपना ख्याल रख। और हाँ, ऐसे नमूनों से डरने का नहीं। जी पर आप कौन है, मतलब आपका नाम? नाम तो मेरे को भी नहीं पता। बचपन से ही कोई ए, कोई ओ, कोई छोटा, कोई कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोलते आए हैं, इसीलिए डिसाइड कर पाना मुश्किल है। तो क्या मैं आपको भैया कहूँ? नाम की जगह रिश्ता हो जाएगा भाई बहन का। वैसे भी मेरा कोई भाई होता तो आज मुझे ऐसे ही इन बुरे लोगों से बचाता जैसे आपने बचाया है और मेरी रक्षा की है। ना मत बोलना भैया। ठीक है छोटी, आज से मैं तेरा भाई। अभी तू घर जा, मैं काम पे जाता हूँ। और हाँ, ये सब्जी खराब हो गई है, और ले लेना। अवनी को पैसे देकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अवनी दोबारा से सब्जियां लेकर घर जाती है और घर आकर मीनू को सारी बात बताती है। और मीनू बोलती है,
बेटा आज के समय में कोई इतना भला नहीं होता। सच में बेटा, बड़ा ही अच्छा लड़का होगा वो, और बड़ी ही अच्छी होगी उसकी माँ, जिसने उसे ऐसे संस्कार दिए और ऐसा नेक काम किया। माँ सच कहूँ, आज उस लड़के से मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं रितेश भैया से मिली हूँ। देखो ना माँ, रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे एक भाई मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी को यूँ खुश देखकर मीनू बहुत खुश होती है। वक्त गुजरता जाता है, रक्षाबंधन का दिन नजदीक आने लगता है। वहीं अवनी का उस लड़के यानी कि अपने मुंह बोले भाई से मिलना जुलना बढ़ता जाता है, लेकिन अभी तक वह लड़का मीनू से नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन अवनी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना लेकर अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, भैया ये देखो, आज मैं आपके लिए माँ के हाथ के बने दाल चावल लेकर आई हूँ। आपको पता है माँ बहुत अच्छे दाल चावल बनाती है, जल्दी से खाकर देखो। अरे वाह छोटी, सच कहूँ तो आज तक मैंने लोगों की गालियां, ताने और सड़कों की ठोकरें खाई हैं। आज जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अच्छा खाया है। ये खाना सच में बहुत अच्छा बना है। वैसे छोटी, एक बात बताओ, तुझे तोहफा क्या चाहिए? तोहफा? कैसा तोहफा भैया? अरे तू मेरी छोटी बहन है, जानती नहीं? 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। तू मुझे राखी बांधेगी तो तोहफा तो देना बनता है ना। बता दे क्या चाहिए, तेरा भाई तेरे को वही ला कर देगा। सच में भैया? जो कहूंगी दोगे ना? अरे तू जान भी मांगेगी तो 1 मिनट में दे दूंगा। तू बता तेरे को क्या चाहिए? ठीक है भैया, रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो आप उस दिन घर आना, वही बताऊंगी कि क्या मांगना है। ठीक है, मैं आऊंगा, अपनी बहन के लिए जरूर आऊंगा। ठीक है भैया, अभी मैं जाती हूँ, आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। इतना कहकर अवनी वहाँ से चली जाती है। जितनी खुशी हमेशा अवनी को अपने भाई से मिलकर होती थी, उतनी ही खुशी उसके भाई को उससे मिलकर होती थी। किस्मत की डोर से बंधे हुए ये दोनों भाई बहन रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। अवनी का भाई जल्दी से तैयार होकर हाथों में तोहफे और मिठाई लिए अवनी के घर जाता है। अपने घर की दहलीज पर अपने भाई को खड़ा देख अवनी खुशी से झूम उठती है। भैया आप आ गए। आप जानते नहीं हो कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज तक हमेशा रक्षाबंधन मैंने अपने भैया को याद करते हुए मनाया है, पर आज आप आ गए। आज मैं अपने भैया की कलाई पर राखी बांधूंगी, अपना रक्षाबंधन मनाऊंगी। अंदर आओ ना भैया, मैं आपको माँ से मिलवाती हूँ। अभी तक आप उनसे नहीं मिले ना, जल्दी आओ। इतना कहकर अवनी अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे मीनू के पास ले जाती है। मीनू को देखकर वह लड़का एकदम सुन पड़ जाता है और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए बोलता है, माँ, आप तो मेरी माँ हो। इसका मतलब अवनी मेरी मुंह वाली बहन नहीं, मेरी सगी बहन है। अवनी, तू मेरी सगी बहन है। मैं तेरा सगा भाई, ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी माँ है। अवनी और मीनू दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह लड़का अपनी जेब से एक चैन निकालकर मीनू के हाथ में रख देता है। वह वही चैन थी जो मीनू ने अपने बेटे रितेश को उसके लापता होने से पहले बचपन में पहनाई थी। मीनू को समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ बेटा रितेश ही है। मीनू उसे गले लगाकर जोर से रोने लगती है और बोलती है, रितेश, मेरा बेटा रितेश, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे अवनी, ये तेरा सगा भाई है। अवनी, आखिरकार तूने इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को ढूंढ ही लिया। भगवान ने तेरी पुकार सुन ली मेरी बेटी। इस साल मेरी गरीब बेटी रक्षाबंधन मनाएगी, वो भी अपने सगे भाई के साथ, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है। तूने सच कहा था बेटा, एक दिन रितेश जरूर आएगा। आज समझ आया भैया कि हर बार आपसे मिलके अपनेपन का एहसास की होता था और क्यों उस दिन मेरी जुबान से आपके लिए पहला शब्द भैया निकला, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही भाई बहन हैं। भैया, आपको पता है कि मैं आपसे यही मांगने वाली थी कि आप हमेशा के लिए मेरे और माँ के साथ रहो। और देखो ना, भगवान ने बिना मांगे ही आज मुझे सब दे दिया।
इस गरीब बेटी का रक्षाबंधन आज खुशियों भरा हो गया। इतना कहकर अवनी जल्दी से आरती की थाली और एक सुंदर सी राखी अपने भाई रितेश के लिए लेकर आती है। अवनी अपने भाई की आरती उतार कर उसे टीका लगाती है, जिसके बाद वह उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसका मुंह मीठा करवाती है और रितेश उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। तो इस तरह से हमारी गरीब बेटी का रक्षाबंधन उसके भाई के आ जाने से पूरा हो जाता है। नीरजा एक पिज्जा की दुकान पर साफ सफाई का काम किया करती थी। दुकान का मालिक मोहन बहुत ही कंजूस और लालची किस्म का था। ऐसे ही एक दिन नीरजा की तबीयत खराब होती है और उससे सफाई करते हुए गलती से एक शीशे का ग्लास टूट जाता है, जिस पर मोहन चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या किया तूने? अरे इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। इतनी तेरी औकात नहीं जितनी इस गिलास की कीमत थी। साहब मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पर मुझे माफ कर दो। माफ क्या, इस महीने की सारी तनख्वाह काट दूंगा तेरी। आ गई बात समझ? नहीं साहब, ऐसा मत करो, मेरे घर में मैं ही हूँ एक कमाने वाली। ठीक है, तनख्वाह नहीं कटेगी तेरी, तो कल से काम पर मत आना। निकल जा मेरी पिज्जा की दुकान से। नहीं साहब, आप मेरी तनख्वाह काट लो, मुझे काम से मत निकालो। किसी तरह मोहन के आगे गिड़गिड़ा कर नीरजा अपनी नौकरी बचा लेती है। शाम होती है, नीरजा घर जाने लगती है। तभी सूरज नाम का एक लड़का, जो नीरजा के साथ ही मोहन की दुकान पर पिज्जा बनाने का काम किया करता था, वह उसके पास आता है और बोलता है, नीरजा, आज जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर वो सब छोड़ो, ये पिज्जा लो, तुम्हारी माँ और छोटी बहन के लिए। और हाँ, ये गुलाब जामुन मेरी माँ ने बनाए थे, तो मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ले जाओ और आराम से खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। इतना कहकर नीरजा सूरज का दिया हुआ पिज्जा और गुलाब जामुन लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ कमला और छोटी बहन पीहू दोनों को खाने के लिए देती है। पीहू एक कोर गुलाब जामुन और एक कोर पिज्जा खाती है। उसे ऐसा करता देख नीरजा बोलती है, अरे पीहू, ये क्या कर रही हो तुम? इन दोनों को मिलाकर क्यों खा रही हो? ऐसे तो ना तुम्हें पिज्जा का मजा आएगा और ना ही गुलाब जामुन का मजा आएगा। अरे वही तो दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं एक नया स्वाद बनाकर खा रही हूँ। अरे लोग तो दही जलेबी खाते हैं, नमकीन के साथ ब्रेड खाते हैं, सुना ही होगा आपने। तो मैं भी पिज्जा के साथ गुलाब जामुन खा रही हूँ। अरे कितना अच्छा लगता है किसी नमकीन चीज के साथ मीठे को मिलाकर खाना। आहा! नहीं, पता नहीं तुम भी कौन से अतरंगी सतरंगी स्वाद लगाती हो। अरे दीदी, आप एक बात सोचो। अरे आप पिज्जा की दुकान पर काम करती हो, सारा दिन लोग वही बोरिंग से पिज्जा खाते रहते हैं। आपने कभी सुना है गुलाब जामुन पिज्जा? सोचो, अगर गुलाब जामुन पिज्जा होगा तो कितना मजा आएगा। उसमें पिज्जा का भी मजा होगा और गुलाब जामुन का भी। अरे दीदी, मेरी बात मानो तो साफ सफाई के काम को छोड़ छाड़ कर ना तुम पिज्जा बनाना सीख लो और फिर तुम मेरे लिए गुलाब जामुन पिज्जा बनाना। नीरजा पीहू की बात को बड़े गौर के साथ सुनती है और काफी सोचने के बाद मन ही मन सोचती है, पीहू कुछ गलत भी नहीं कह रही। एक बार ऐसा कुछ बनाकर भी ट्राई करना चाहिए कि स्वाद कैसा होता है। अगले दिन रोज की तरह तैयार होकर नीरजा अपने काम के लिए निकल जाती है, जहां वो पीहू की कही बात के बारे में सूरज को बताती है, जिसे सुनकर सूरज बोलता है, वैसे सच कहूँ तो नीरजा, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पिज्जा बनाना सिखा देता हूँ, जिसके बाद तुम खुद से गुलाब जामुन या फिर कोई भी पिज्जा बनाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा उसमें। ऐसे ही नीरजा सूरज से मोहन की गैर हाजिरी में पिज्जा बनाना सीख लेती है। कुछ दिन बाद सूरज नीरजा से कहता है, नीरजा, अब तुम अच्छे से पिज्जा बनाना सीख गई हो, तो अब तुम गुलाब जामुन पिज्जा बनाकर देख सकती हो। क्या पता ये गुलाब जामुन पिज्जा तुम्हारी किस्मत बदल दे। सूरज की बात सुनकर नीरजा जल्दी से गुलाब जामुन पिज्जा बनाती है और गरम गरम गुलाब जामुन पिज्जा सूरज को खाने के लिए देती है, जिसे चखकर सूरज बोलता है, अरे वाह नीरजा, इतना अच्छा मीठा पिज्जा मैंने आज तक नहीं खाया।
सच कहूं मैं, ये गुलाब जामुन पिज्जा तो हर एक पिज्जे को फेल कर रहा है। इतना अच्छा स्वाद है। तुम सच कह रहे हो ना सूरज? ये सच में अच्छा बना है। लाओ मैं भी तो खाकर देखूं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। दोनों आपस में गुलाब जामुन पिज्जा खाते हुए बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां मोहन आ जाता है और दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जिस पर वह अपना लालची दिमाग दौड़ाते हुए बोलता है। अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझ पर ही मियाऊं? क्यों सूरज, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं थी क्या, जो तूने सफाई करने वाली को पिज्जा बनाने वाली बना दिया और दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन पिज्जे का आविष्कार कर डाला। मेरी नाक के नीचे तुम दोनों ये सब कर रहे थे। अब देखो कैसे मैं तुम दोनों को इस नौकरी से रफा दफा करता हूँ। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आप सूरज को काम से मत निकालिए। आपको निकालना है आप मुझे निकाल दीजिए, उसे कुछ मत कहिए। अच्छा, बड़ी दया आ रही है तुझे इस पर। चल तो फिर एक काम कर, अब से तू साफ सफाई के साथ साथ पिज्जा बनाने का भी काम किया करेगी, और वो भी गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का। और मैं तुझे इसके कोई पैसे नहीं दूंगा, बल्कि जो पैसे मैं तुझे दिया करता था अब उसका भी आधा ही दिया करूंगा। इतना बोलकर मोहन चला जाता है। तभी सूरज कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो ना कि मालिक कितना कंजूस और लालची है। देखा नीरजा, ये बहुत गलत है। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच समझ कर ही हाँ किया है। बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक कर दूंगी। बस जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मोहन के कहे अनुसार नीरजा दुकान में साफ सफाई के साथ साथ गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का भी काम करने लगती है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को नीरजा के हाथ का बना हुआ गुलाब जामुन पिज्जा बहुत पसंद आता है। वही नीरजा अपनी मेहनत के बचाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा निकाल कर अलग रख लेती है। ठीक ऐसा ही सूरज भी करता है। कुछ महीनों बाद दोनों के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और नीरजा बोलती है, सूरज, अब हमारे पास इतना पैसा जमा हो गया है कि हम दोनों मिलकर अपना गरीब गुलाब जामुन वाली पिज्जा के नाम से एक ठेला लगा सके। अब हमें मालिक के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ नीरजा, मैं साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। तुम बस बताओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सूरज की बात सुनकर नीरजा मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद दोनों मोहन के यहाँ से काम छोड़ देते हैं और अपने बचत किए हुए पैसों से गरीब गुलाब जामुन पिज्जा वाली के नाम से एक ठेला लगाते हैं। गुलाब जामुन पिज्जा का नाम सुनते ही लोगों में बहुत उत्सुकता बन जाती है। हर कोई नीरजा के ठेले पर गुलाब जामुन पिज्जा ट्राई करने के लिए आने लगता है और एक ही बार में नीरजा के हाथ के बने गुलाब जामुन पिज्जा का फैन हो जाता है। दूसरी तरफ मोहन की दुकान पर दूसरे कुक जो गुलाब जामुन पिज्जा बनाते थे, उनके हाथों में वह स्वाद नहीं होता जो नीरजा के हाथों में था, जिस वजह से उसकी दुकान का धंधा एकदम मंदा पड़ जाता है और वह खुद से बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने लालच में अंधे होकर नीरजा और सूरज के साथ बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपने लालच की सजा मिल रही है। अब मेरी पिज्जा की दुकान पर सिवाय मक्खियों के कुछ भी नहीं। जहां एक तरफ मोहन पछतावे में था, वहीं दूसरी तरफ नीरजा और सूरज का गरीब गुलाब जामुन वाली पिज्जा का ठेला अब एक दुकान में परिवर्तित हो चुका था। दोनों के पास अब अच्छे पैसे आ गए थे, जिससे दोनों ने अपने लिए घर भी खरीद लिया था। दोनों के हालात पहले से काफी सुधर गए थे। थोड़े ही दिनों में नीरजा का गुलाब जामुन पिज्जा हर किसी का पसंदीदा बन जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन नीरजा की दुकान पर आता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर नीरजा बोलती है, मालिक, आपको याद है ना, एक दिन आपकी दुकान पर मुझसे एक ग्लास टूट गया था और आपने कहा था कि उस ग्लास की औकात मुझसे कहीं ज्यादा है। आज देख लीजिए मालिक, किसकी औकात कितनी ज्यादा है। मालिक, किसी चीज की कीमत क्या है ये उसका हुनर बताता है या फिर उसे इस्तेमाल करने वाला बनाता है। बस एक छोटी सी कोशिश ने मुझे और सूरज को क्या से क्या बना दिया। मेरा गरीब गुलाब जामुन वाली का पिज्जा आज हर किसी का पसंदीदा बन चुका है। तो बताइए मालिक, किसकी औकात ज्यादा है, दुकान में रखे आपके उन बर्तनों की या फिर मेरी। नीरजा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो चुका था। मैं तुमसे जितनी भी माफी मांगू कम है।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे मालिक, कोई बात नहीं, हमने भी आपका नमक खाया है। इतना छोटा दिल नहीं है नीरजा का। मैं आपको माफ करती हूँ। चलिए, बाकी बातें जाने दीजिए। अन भला तो सब भला। बैठो, आज मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ रबड़ी गुलाब जामुन पिज्जा खिलाती हूँ। इतना कहकर नीरजा मोहन को अपने हाथों का बनाया हुआ रबड़ी गुलाब जामुन पिज्जा खिलाती है, जिसे खाकर वह उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ऐसे ही नीरजा और सूरज आए दिन मिलकर कुछ ना कुछ नया पिज्जा बनाकर लोगों तक अपने हाथ का स्वाद पहुंचाते रहते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। शुद्धि के मायके वाले उसके ससुराल आए हुए थे। शुद्धि की सास सविता, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो सभी के सामने शुद्धि की बेशर्मी के किस्से खोल रही थी। तभी शुद्धि का पति मधुर वॉशरूम से उल्टी करके बाहर आता है और बोलता है, देखिए माँ, अपनी इस बदतमीज बेशरम बेटी को यहाँ से ले जाइए। मैं इसे अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये नौबत आ गई थी कि कुछ ही दिनों में मेरा और मेरी माँ का मरण दिन देख रहे होते आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसका नाम शुद्धि हो इतनी अशुद्ध और बेशरम निकलेगी। मनोरमा की एक ही बेटी थी शुद्धि, जो काम के मामले में बड़ी आलसी थी। जैसे तैसे अपनी बेटी के आलस को छुपाते हुए मनोरमा ने सविता के बेटे मधुर से अपनी बेटी शुद्धि की शादी करवा दी थी। सविता एक सफाई पसंद औरत थी। उसे अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन गर्मियों के समय शुद्धि रसोई में पकौड़े बना रही होती है। तभी वह तले हुए पकौड़ों में से एक पकौड़ा चखती है और खुद से कहती है, ओफो, इन पकौड़ों में तो नमक कम है, नमक डाल देती हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गई कि नमक तो दुकान से लाने वाला है। हाँ, क्या करूँ? ओ आइडिया, ये पसीना किस दिन काम आएगा। वैसे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का पसीना खारा होता है, तो यही मिला देती हूँ। चल शुद्धि, कर दे इन पकौड़ों का शुद्धिकरण। इतना कहकर शुद्धि अपने माथे, हाथों और कमर का पसीना उतारकर पकौड़ों के बेसन में मिला देती है और उसे अच्छे से फेंट देती है, जिसके बाद वह उसी गंदे बेसन के पकौड़े तल देती है और दोबारा से एक पकौड़ा खाकर देखती है और खुद से कहती है, वाह क्या बात है, नमक एकदम बराबर हो गया, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल जैसा सासू माँ को पसंद है। समझदार हूँ मैं, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें आयोडीन वाले नमक की जगह अपना आयोडीन वाला पसीना मिला दिया है। बेशरम शुद्धि अपने पसीने के तले हुए गंदे पकौड़े मधुर और सविता को खाने के लिए देती है। दोनों ही पकौड़े खाकर बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह शुद्धि, सच में मजा आ गया, कितनी स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तूने, एक अलग ही स्वाद आ रहा है इसमें। स्वाद तो आएगा ही, परफ्यूम वाला पसीना जो मिलाया है। अरे बहू, ऐसे अंदर ही अंदर क्या फुसफुस आ रही है, हमें भी बता दे। अरे कुछ भी नहीं माँ जी, मैं तो बस भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि आपको खाना पसंद आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटा, तू जानती है ना कि मुझे घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना कितना पसंद है। जी जी जानती हूँ माँ जी, आप पकौड़े खाइए ना। शुद्धि ऐसे ही सबको अपनी बातों में लपेटकर अपने पसीने वाले पकौड़े खिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। हर दिन के साथ साथ शुद्धि की बेशर्मी और गंदी हरकतें बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सविता शुद्धि के पास आती है और बोलती है, बेटा शुद्धि मेरी बात सुन, आज ना छोले की सब्जी के साथ पूरियां बनानी है। बेटा मैंने सब्जी बना के रख दी है, तो तू पूरी बना लेना, आटा लगा लेना, ठीक है? मैं तब तक पास वाली पड़ोसन के यहाँ होके आती हूँ। जी माँ जी ठीक है, जैसा आपको, मैं सब कर दूंगी। इतना कहकर सविता चली जाती है और शुद्धि खुद से कहती है, आटा वाटा गया तेल लेने, पहले मैं जाऊंगी सुसु करने, सुसु आई है मुझे। इतना कहकर शुद्धि सुसु करने के लिए वॉशरूम में जाती है, पर जैसे ही हाथ धोने की बारी आती है, वह कभी टूटी के नीचे अपना हाथ करती तो कभी उसे पीछे खींच लेती। तभी वह टूटी को घूर कर देखती है और बोलती है,
अरे नत्तरी की, किसी को क्या ही पता चल रहा है कि मैंने सुसु करके हाथ धोए कि नहीं धोए। अब ये बेजान टूटी थोड़ी ना सबको बताएगी कि शुद्धि ने हाथ नहीं धोए। जा, नहीं धोती हाथ, ऐसे ही आटा लगा दूंगी आज। इतना कहकर शुद्धि वॉशरूम वाले गंदे हाथ नहीं धोती है और रसोई में जाकर उन्हीं गंदे हाथों से आटा मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह उसी गंदे आटे की पूरियां बनाकर सबको खिला देती है और अपनी बेशर्मी भरी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आती। वहीं मधुर और सविता को भी अपनी बहू की इस बेशर्मी के बारे में कानों कान खबर तक नहीं होती। ऐसे ही एक दिन मधुर बोलता है, शुद्धि यार, आज ना मेरा टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या तुम घर पर टिक्की बना दोगी? जी हाँ, बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और स्वाद में बिल्कुल वैसा ही लेकर आना जैसा उस दिन पकौड़ों में था। सच में वो पकौड़े बहुत अच्छे थे। जी, जैसा आप कहो। इतना कहकर शुद्धि टिक्की बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी उसके सर में पसीने की वजह से तेज खुजली होने लगती है और वह अपना सिर खुजलाने लगती है और उन्हीं गंदे हाथों से टिक्की का आलू मैश कर देती है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो पसीना आने से कभी शुद्धि को गले पर तो कभी बगल में खुजली हो रही थी और वह खुजलाते खुजलाते ही अपने गंदे हाथों से नाखूनों में भरी गंदगी के साथ ही टिक्कियां बनाए चली जा रही थी। कुछ ही देर में वह टिक्की रेडी कर कर मधुर के पास ले जाती है और बोलती है, मधुर जी ये लीजिए, मैंने टिक्की तो बना दी है, अब मुझे पता नहीं कि इसका स्वाद कैसे होगा, आप चेक कर देख लीजिए। अरे ये टिक्की तो उन पकौड़ों से भी बहुत अच्छी बनी है, सच में मजा आ गया। तभी वहाँ सविता आ जाती है और शुद्धि कहती है, अरे माँ जी आप भी खाओ ना टिक्की, मैंने अभी अभी अपने हाथों से बनाई है। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना, कहीं इनको मेरे कारनामों के बारे में पता तो नहीं चल गया। अरे किस सोच में पड़ गई बहू, अभी मेरा पेट भरा हुआ है इसीलिए नहीं खा रही, बाद में खा लूंगी बेटा। सविता की बात सुनकर शुद्धि मुस्कुरा देती है। ऐसे ही शुद्धि कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। इसी बीच सविता घर पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा काम करवाती है। कुछ दिनों बाद जब शुद्धि वापस से अपने ससुराल आती है, तो वह अपनी बेशर्म बहू की रसोई के कारनामे फिर से शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सविता बोलती है, बेटा आज शाम को मैंने तेरे मायके वालों को खाने पे बुलाया है, तो तू बढ़िया सा खाना बना लेना। मेरे मायके वाले? कोई खास काम माँ जी? ऐसे अचानक? हाँ बस यूं ही, तू खाना बना लियो बस। इतना कहकर सविता चली जाती है और शुद्धि अपनी गंदगी वाली हरकतों के साथ बेशर्म बहू की रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। शाम होती है, शुद्धि सारा बना हुआ खाना टेबल पर सजा देती है। तभी सविता और मधुर आ जाते हैं और शुद्धि एक कटोरी में मटर पनीर डालकर मधुर के पास जाती है और बोलती है, मधुर जी ये लीजिए, मटर पनीर खाकर बनाइए कैसा बना है। मटर पनीर को देखकर मधुर को उल्टी आ जाती है और वह उल्टी करने के लिए वॉशरूम की तरफ भागता है। तभी शुद्धि के मायके वाले आ जाते हैं और सविता बोलती है, आ गए आप सब, बड़ी देर लगा दी। अरे वो रास्ते में ट्रैफिक था। अरे माँ ये सब बातें बाद में करना, पहले फ्रेश हो जाओ, मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया है, लेकिन उससे पहले चाय के साथ पकौड़े भी बनाए हैं। हाँ सिर्फ पकौड़े नहीं, अपने पसीने मिले पकौड़े बनाए हैं इसने। अरे बहन जी ये क्या कह रही हैं आप? जी मैं क्या कह रही हूँ और आपकी बेटी क्या कारनामे कर रही है ना, ये सब तो आपको अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सविता सभी के सामने कुछ वीडियोस प्ले करती है, जिसमें शुद्धि की सारी गंदी हरकतें रिकॉर्ड थी। यह सब देखकर तो शुद्धि के तोते उड़ जाते हैं। तभी मधुर उल्टी करके बाहर आता है और बोलता है, देखिए माँ, अपनी इस बदतमीज बेशरम बेटी को यहाँ से ले जाइए। मैं इसे अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये नौबत आ गई थी कि कुछ ही दिनों में मेरा और मेरी माँ का मरण दिन देख रहे होते आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसका नाम शुद्धि हो इतनी अशुद्ध और बेशरम निकलेगी। मनोरमा जी आपकी बेटी ने तो बेशर्मी की कोई हद ही नहीं छोड़ी। जब कभी भी मुझे याद आता है कि मैं और मेरा बेटा इसके हाथों का बना खाना खाते थे, छी छी छी, मेरा तो मुंह उल्टी से भर जाता है। अरे इतना गंदा कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है।
जब ये अपने मायके गई थी, इसके जाने से पहले ही मुझे इसकी हरकतों का पता चल गया था। इसीलिए मैंने सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिसका इसको पता नहीं था। और ये वापस आकर भी अपनी गंदी हरकतों से टली नहीं और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। इसके हाथों का बना खाना मैं और मेरा बेटा खाते ही नहीं थे, हम तो सीधा कूड़ेदान में ही डाल देते थे। आप इसे यहाँ से लेकर चली जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदी बेशरम बहू। अपना सच सभी के सामने आने के बाद शुद्धि सभी से गिड़गिड़ा कर माफी मांगती है, लेकिन कोई उसे उसकी गंदी हरकतों के लिए माफ नहीं करता। कुछ वक्त बाद मधुर उसे डिवोर्स दे देता है और हमेशा के लिए उससे अलग हो जाता है। अपनी बेशरम बहू की रसोई की वजह से शुद्धि का बसा बसाया परिवार उजड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अपने साथ साथ रिश्तों में भी शुद्धता होनी चाहिए।